सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस। सिंपल टर्म में डिफाइन करें तो लूपस मतलब जैसे होता है ना कोई भी फेशियल लेजन जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है, ठीक है, और फिर जो कि रेडिश कलर का मेनली होता है, ठीक ना। तो अब ये होता क्या है, अब इसको बारे में जानते हो कि व्हाट इज एसएलई। तो एक डिजीज होता है जो कि ऑटो इम्यून होता है, जिसमें क्या होता है ना कि हम लोग का जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकली अटैक करता है कोई भी हेल्दी टिश्यू को, ठीक है। हम लोग का जितना भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी में हम लोग का अटैक करता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर देखा जाए अफेक्टेड ऑर्गन, ठीक है, तो कौन कौन सा ऑर्गन मेनली अफेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखने की ये यहाँ पे लेजन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, जो कि बटरफ्लाई शेप का है। यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे दिखेगा थोड़ा सा, यहाँ पे भी दिख रहा है, पूरा हाथ में भी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर अच्छा से देखने से यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को जैसे बात की है कि कौन कौन सा पार्ट अफेक्ट हो सकता है, तो स्किन हो सकता है अफेक्ट, ठीक है, और भी डिफरेंट पार्ट होता है, वो हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लोग एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। तो अगर एपिडेमियोलॉजी देखें तो जैसे होता है ना कि जेंडर देखा जाए तो ये फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। मेल लेसली अफेक्टेड होता है, जो कि इसका रेशियो होता है 9:1। और वही बात किया जाए एज का, तो कि जो महिला जो 15 साल से 40 साल तक की होती है वो मेनली इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। और अगर मेल को होता है, ठीक है ना, अगर कोई मेल को होता है तो इसका अगर हम वैसे बोल सकते हैं ना कि इसका हम लोग को बहुत पुअर प्रोग्नोसिस मिलता है, ठीक है, बहुत कम पुअर प्रोग्नोसिस होता है इसका। और फिर अगर एथनिसिटी का बात किया जाए तो जो हाईएस्ट रिस्क होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाईएस्ट रिस्क हम लोग को हिस्पैनिक्स में देखने के लिए मिलता है। हिस्पैनिक्स मतलब ऐसा पर्सन ना जो कि जो स्पेन में रहता हो, ठीक है, स्पेन वाले एरिया में रहता हो, या फिर ऐसा देखने के लिए क्या मिलता है ना कि जो अमेरिकन ब्लैक होते हैं उन लोगों में ये सब चांसेस कम होता है, ठीक है। और जो लोएस्ट रिस्क किस में होता है, तो जो पर्सन जैसे जो कॉकेशियन में रहते हैं, ठीक है, कॉकेशियंस मतलब वहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग का हो गया जॉर्जिया, ठीक है, अजरबैजान, और फिर अर्मेनिया, ये सब हम लोग को देखने के लिए कम मिलता है, ठीक ना। ये सब में बहुत कम लीस्ट चांसेस होता है कि किसी को एसएलई होगा। और फिर होता है अफ्रीकन ब्लैक्स, इसमें कुछ कम चांसेस होता है होने का एसएलई, ठीक है। तो जैसा कि हम बोले थे कि होता है ये कौन सा एज में होता है, मिल देखने को मिलता है 15 से 40, लेकिन अगर उसके बाद मिलेगा, ठीक है, 40 नहीं 50 साल के बाद मिला किसी को, जिसका 50 साल के बाद मिल रहा है, ठीक है। तो एज ऑफ ऑनसेट इसका कितना होता है, मोर देन 50 ईयर्स। और ये जो होता है ना प्रेजेंटेशन, अगर इसको देखा हो जाए, जो होता है ना वी कैन नॉट लाइक, कैसे बताएं, तो इंसीडियस का मतलब क्या होता है पता है, इंसीडियस का मतलब होता है ये डेवलप होते रहेगा ग्रेजुअली, ठीक है, डेवलप होते रहेगा ग्रेजुअली, लेकिन अननोटिस्ड रहता है, मतलब ऐसे पता नहीं चलता है कि ये एसिडिक की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें क्या होता है ना, हम लोग को सेरोसाइटिस देखने के लिए मिलता है। सेरोसाइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द सिरस टिश्यू, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ सिरस टिश्यू, ठीक है। जैसे हम लोग जितना लाइनिंग होता है ना, सिरस सिरस लाइनिंग जितना भी होता है, जैसे में हम लोग का लंग्स में हो जाता है, हार्ट में देखने के लिए मिलता है, या मतलब एब्डोमेन में देखने के लिए मिलता है, इनर साइड का एब्डोमेन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इनर एब्डोमेन में देखने के लिए मिलता है। तो सेरोसाइटिस का चांसेस जो होता है ना, इंसिडेंस इसका बहुत हाइयर रहता है, लेकिन किसमें हाइयर रहेगा, जो कि 50 ईयर से जिसका ऊपर है उसको। ऐसे नॉर्मल का केस में जैसे किसी को होता है नॉर्मल एसिडी होता है, तो वो समय इतना चांसेस नहीं रहता है एज कम्पेयर टू 50 ईयर्स जिसका हो गया या उससे पार हो गया, उन लोग में ये ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होता है ना कि एसिडी जो नॉर्मल एसिडी होता है, नॉर्मल एसिडी में हम लोग का जो होता है ना कि लंग इन्वॉल्वमेंट एज कम्पेयर टू, मतलब जो लेट ऑनसेट ऑफ एसिडी जो होता है, जो लेट ऑनसेट ऑफ एसिडी होता है ना, उसमें लेट ऑनसेट ऑफ एसिली में हम लोग को बहुत चांसेस हो सकता है या बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हम लोग को मिल सकता है, इसमें हाई इंसिडेंस होता है, ठीक है। इसमें हाई इंसिडेंस इसमें होता है, लेट ऑनसेट एसिली में ज़्यादा चांसेस होता है लंग का इन्वॉल्व होना। और एक इसमें डिफ्रेंशिएटिंग फीचर ये होता है ना, जैसे कि हम लोग का जो भी सीनियस इन्वॉल्वमेंट होता है या साइकेट्रिक, ठीक है, साइकियाट्रिक या मेलार रैश, या कह सकते हैं फोटो सेंसिटिविटी, तो ये हम लोग को सेंसिटिविटी, ये हम लोग को क्या होता है ना, ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है नॉर्मल एसिली में ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। नॉर्मल एसिली में हम लोग का ये चांसेस बहुत हाई रहता है, बहुत हाई रहता है, ठीक, एज़ कम्पेयर टू जिसका 50 ईयर्स हो रहा है, जो लेट ऑनसेट ऑफ एसिली है, उससे कितने बहुत गुना इसका प्रिवेलेंस होता है, मतलब ये देखने के लिए मिलता है नॉर्मल एसिली में हम लोग को ये सब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर एसिली, क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है एसिली के लिए। तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर से मतलब क्या है कि मतलब इसका जो होता है हायर चांसेस होता है अगर किसी को एसिली हो रहा है, तो जेनेटिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ओके। किस में होता है, तो जैसा होता है ना एक
25 से जो 80% जो होता है ना, देखने को मिलता है किसमें, तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में ये देखने के लिए मिलता है। तो मोनोजाइगोटिक जाइगोटिक ट्विन्स क्या होता है? मतलब ऐसा ट्विन्स जैसे एक है, ठीक है, ये स्पर्म आ रहा, ये फर्टिलाइज किया इसको और ये फिर बट गया 2 हिस्सा में फर्टिलाइज होने के बाद, तो इसको कहा जाता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। जैसे जो बेबी होगा उसको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होता है, उसको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हम लोग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें मतलब 25 से 80% चांसेस होता है कि उसको एसएलई हो सकता है। और फिर दूसरा क्या होता है ना कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव एसएलई जो होता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव एसएलई, ये हम लोग को 16 गुना ज़्यादा रिस्क फैक्टर देता है। मतलब इससे होता है ना, फर्स्ट डिग्री में तो क्या हुआ, जैसे कोई भी रिलेटिव है, मदर फादर ब्रदर, तो वैसा केस में हम लोग को ज़्यादा एसएलई के केसेस देखने के लिए मिलता है, 16 गुना ज़्यादा रहता है। ओके, और फिर अदर फैक्टर्स रहता है। और फिर दूसरा फैक्टर हाईएस्ट रिस्क कब होता है, हाईएस्ट रिस्क कब होता है, जो कि जो होता है इसमें अर्ली कॉम्प्लीमेंट डिफिशियंसी होता है, जिसमें हम लोग को कॉम्प्लीमेंट डिफिशियंसी देखने के लिए मिलता है। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट डिफिशियंसी देखने के लिए मिलेगा, जैसे होता है C1Q, C2 या C4, ये सब केस में बहुत हाईएस्ट रहता है। और अगर इसमें तीनों में से हाईएस्ट कहा जाए तो C1Q इसमें जो होता है सबसे हाईएस्ट रिस्क रहता है, ठीक है। अब फिर C2 जो होता है, ये मोस्ट कॉमन जो होता है ना कॉम्प्लीमेंट एबनॉर्मेलिटी होता है। ओके, और अगर बात किया जाए जैसे कि और एक होता है, जैसे कहा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स1 म्यूटेशन, जो कि मेनली देखने के लिए मिलता है कौन सा, तो क्रोमोसोम नंबर 3 में देखने के लिए हम लोग को मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, नहीं होता है इंटरमीडिएट रिस्क, कि किसमें जो होता है ना, मतलब बीच बीच का चांस होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो किसमें होता है, जिसमें जो होता है ना HLA-DR2 या DR3 जीन्स जो होता है उसका प्रेजेंस में, या एक होता है HLA-DR4, ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है, ये एसएलई होने के लिए नहीं देगा, ठीक है। और फिर HLA एक होता है DR4, ये जो होता है ना रूमेटोइड आर्थराइटिस के केस में ये इंक्रीज रिस्क रहता है, रूमेटोइड आर्थराइटिस का ये इंक्रीज रिस्क केस होता है जिसमें HLA-D4 हो, ठीक है। अब हम लोग जेनेटिक फैक्टर के बारे में बातचीत कर लिए, अब दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या होता है, जैसे कि EBV इन्फेक्शन, मतलब क्या, इसका मतलब कुछ होता होगा ना, तो इसका होता है एप्स्टीन बार वायरस। अगर इसका अगर मतलब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है। दूसरा हो सके कि एस्ट्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है किसी में, ठीक है, या कोई टोबैको जो होता है ना, टोबैको खा रहा है या टोबैको स्मोक कर रहा है एनी फॉर्म में, ठीक है, कोई भी फॉर्म में अगर वो टोबैको ले रहा है, या हो सकता है कि यूवी रेडिएशन की वजह से हो सके ये, या सिलिका का एक्सपोजर होता है कभी तो उसमें हो जाए, या और एक होता है कि किसी किसी को हो सके कि विटामिन डी का डिफिशियंसी से एसएलई एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स। तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स होते हैं, मतलब साथ में और क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले होता है फीवर, जो कि ये सबसे जो होता है मोस्ट कॉमन फीचर ये देखने के लिए मिलता है, मोस्ट कॉमन फीचर ये हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और कोई दूसरा कोई फीचर है, तो हम लोग को जो स्किन जो होता है ना, जो पेशेंट होगा, जैसे कि पेशेंट होगा, तो उस जो स्किन का जो प्रेजेंट है उसमें हम लोग को देखने क्या मिलता है, मैलर रश देखने के लिए मिलता है। मैलर रश डिस्कस करेंगे क्या होता है, ये यहाँ पे भी मैलर रश दिखेगा अभी, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम लोग बारी आता है यहाँ पे होता है गिलियम क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएलई। तो अब हम लोग क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएलई देखेंगे कि कैसे 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 गिलियम क्लासीफाई किया था, मैनिफेस्टेशन ऑफ एसएलई कैसे क्लासीफाई किया था वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक होता है हम लोग का एसएलई स्पेसिफिक, एक होता है हम लोग का एसएलई नॉन स्पेसिफिक। तो हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है एसएलई स्पेसिफिक। तो इसमें क्या क्या आता है, तो अगर इसका डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये तीन टाइप का होता है। एक होता है एक्यूट क्यूटेनियस एली, एसएलई कुछ भी, दूसरा होता है सब एक्यूट, और तीसरा होता है क्रोनिक, क्रोनिक क्यूटेनियस एसएलई या एली या एसएलई। अब क्रोनिक का जो होता है ना, मेनली जो होता है यहाँ पे देखा जाए तो इसका 3 डिवीजन होता है या 3 टाइप का होता है। पहला होता है डिस्कोइड एली, दूसरा होता है पेनिकुलाइटिस, ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या क्या, सब डिटेल से पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तीसरा होता है लिपस प्रोफंडस, ओके। तो अगर बात किया जाए, ये जो होता है ना सब एक्यूट हम लोग को 2 फॉर्म में देखने के लिए मिलता है।
ये जो होता है ना, ये हम लोग को 2 फॉर्म में देखने को मिलता है। पहला होता है एन्युलर और दूसरा होता है सोरिया फॉर्म में आता है। ये ऐसे देखने के लिए मिलता है। तो एन्युलर मतलब क्या होता है? एन्युलर मतलब जैसे होता है ना, कोई भी जैसे रिंग फॉर्म का हो गया, ठीक है? रिंग फॉर्म का हो गया। और सॉरी फॉर्म मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी पियर शेप का हो गया, ठीक है? तो ऐसा इसको डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? एक्यूट क्यूटेनियस इली। अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एक्यूट क्यूटेनियस लुपस एरिथेमेटोसस, ठीक है? तो ऐसे में कैसे कैसे कोई रिप्रेजेंट करता है? एक्यूट क्यूटेनियस लुपस में कैसे कोई प्रेजेंट करता है? तो उसमें क्या देखने को मिलता है? मैलार रैश। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रैश देखेंगे ना, यहाँ पे ऐसे करके, तो ये देखेंगे तो मिल रहा है, पूरा रैश पूरा हम लोग को मिल रहा है, ठीक है? जो कि फ्लैट होता है, ऐसे छूने से पता नहीं चलेगा, जिसको हम लोग बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं। बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं इसको हम लोग। ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन देखने के लिए मिलता है ये। और फिर दूसरा बात किया जाए तो ये जो होता है ना, ये नेज़ोलेबियल फोल्ड, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए, इसको हम लोग नेज़ोलेबियल फोल्ड कहते हैं। ये जो होता है ना फोल्ड, इसको नेज़ोलेबियल फोल्ड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, ये इसको छोड़ देता है, स्पेयर्स नेज़ोलेबियल फोल्ड, ठीक है? और फिर ये जो रैश होता है, ये फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव होता है मतलब जैसे यहाँ पे अगर कोई भी सूरज का रोशनी पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो ये जो होता है ना फोटो सेंसिटिव, और ये बढ़ते जाएगा। या ऐसा हो सके कि मतलब ऐसे होता है ना कि अगर नहीं, कम भी चांसेस होता है तो ज़्यादा हो सकता है, मतलब बढ़ सकता है रैशेस, ठीक है? अब हम लोग सेकंड डिवीजन में आते हैं, जो कि होता है सब एक्यूट क्यूटेनियस लिपस एरिथेमेटोसिस। तो ये जो होता है ना, इसका मेनली 2 फॉर्म में होता है, देखने के लिए मिलता है हम लोग को, एन्युलर एंड सोरियासिस फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, ठीक है? और फिर ये जो होता है ना, मोस्ट कॉमन जो होता है, ये वाइट में देखने के लिए मिलता है। इसमें देखने के लिए मिलेगा, वाइट में ये मोर कॉमन देखने के लिए मिलता है, ठीक है? और फिर अगर इसको एसोसिएटेड कैसे एसोसिएट होता है, तो इसमें होता है ना, इसमें एंटी रो या एंटी एस एस ए एंटीबॉडी जो होता है हम लोग को इंक्रीज्ड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना? ऐसा ऐसे इसमें होता है, जिससे कि लगे कि इसमें जो होता है ना, सोजरेन सिंड्रोम या नियोनेटल लिपस नियोनेटल लिपस का रिस्क होता है इसमें, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना था, ये जो रैश होता है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं मैक्यूलो पैप्युलर रैश। इसका मतलब क्या होता है ना, ये एक ऐसा रैश होता है जिसमें क्या होता है, जो होता है फ्लैट भी होगा, और फिर रेस्ट पार्ट भी इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है। रेस्ट पार्ट भी हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ फिगर देखें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को दिखेगा, ये दिख रहा है, ठीक है? ये ऐसा दिख रहा है, ये देखने हम जैसे देखने के लिए मिल रहा है हम लोग को, कि कोई कोई फ्लैट भी होगा, कोई कोई जगह फ्लैट भी है, लेकिन कोई जगह रेस्ट पार्ट भी हम लोग को देखने के लिए ईजिली मिल सकता है, ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे लास्ट डिवीजन का होता है, बारी आएगा, ठीक है? जो कि होता है क्रॉनिक क्यूटेनियस लुपस एरिथेमेटोसस। जैसा कि हम लोग बताए थे, यहाँ पे 3 डिवीजन होता है। तो कौन कौन सा डिवीजन होता है, पहले लिख लेते हैं। तो पहला होता है हम लोग का डिस्कोइड ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है? और फिर दूसरा डिवीजन जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? पेनिकुलाइटिस, ठीक है? और तीसरा डिवीजन क्या था? ल्यूपस प्रोफंडस, ठीक है ना? तो हम लोग डिस्कोइड ल्यूपस एरिथेमेटोसस को हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो होता है, ये हम लोग को ये मोस्ट कॉमन टाइप का देखने के लिए मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है ये। और बात किया जाए कहाँ पे, तो किसमें, तो सबसे ज़्यादा मिलता है ब्लैक्स में, ठीक है? जो कि अफ्रीका से आते हैं, वो लोग में देखने के लिए मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग को पैपुलर रैश देखने के लिए मिलता है, ठीक है? जिसमें स्केल्स भी प्रेजेंट होगा और क्रस्टिंग भी देखने के लिए मिलेगा हम लोग को, ठीक है ना? तो ये होता है हम लोग का डिस्कोइड ल्यूपस एरिथेमेटोसस, ठीक है? और अगर फोटो का बात किया जाए, तो ऐसा कुछ दिखता है। यहाँ पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा ना, यहाँ हम लोग देखने के लिए मिलता है हाइपर केराटिनाइजेशन देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिलता है। हाइपर केराटिनाइजेशन हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो कि मेनली यहाँ पे हेयर फॉलिकल देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना? जो कि हम लोग इसको कार्पेट टैक साइन भी कहा जाता है, कार्पेट टैक साइन भी यहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलता है। मतलब ऐसे जिग जैग पैटर्न हम लोग को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, ठीक है? जिसके चलते क्या होता है ना, हेयर लॉस जो होता है, हेयर लॉस, ये कॉमन फीचर हो जाता है इसमें। और फिर सेकंड होता है, कौन सा सेकंड हम लोग कहते हैं पेनिकुलाइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ना, इसमें होता है इन्फ्लामेशन ऑफ
सबक्यूटेनियस फैट यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फोटो में दिखाएं तो दिखा देते हैं, एक मिनट इसमें फोटो भी दिखा देते हैं। तो जैसे ये सब एरिया यहाँ पे जैसे फैट दिख रहा है, फैट के जो होता है ना सबक्यूटेनियस फैट में, ये हम लोग को देखने के लिए नॉर्मली मिलता है। ठीक है, पेनिकुलाइटिस। अब हम लोग थर्ड में जाएंगे जो कि होता है लिपस प्रोफंडस। तो लिपस प्रोफंडस क्या होता है, इसमें जो होता है ना हम लोग को बहुत डीप में, ठीक है, डीप में हम लोग को क्या नोड्यूल्स और फिर अल्सर्स या फिर एरिथमेटस प्लेग देखने के लिए मिलता है। एरिथमेटस प्लेक्स देखने के लिए हम लोग को यहाँ पे मिलता है। इसका फोटो भी दिखाते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे प्लेक्स हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, या फिर अल्सर भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर अल्सर वल्सर दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग अल्सर भी देख सकते हैं। तो ये रहा इसका डिवीज़न। ठीक है, लोग मस्कुलोस्केलेटल क्लिनिकल फीचर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इसमें देखा जाए तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन इसमें क्या होता है, इसमें आर्थराइटिस देखने के लिए मिलता है। पेशेंट में आर्थराइटिस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, या आर्थरल्जिया, ये देखने के लिए, ये कॉमन फीचर देखने के लिए मिलता है। ठीक ना। अगर पैटर्न ऑफ जॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, लोग सिमेट्री में देखने के लिए, पेन अगर होगा वो सिमेट्री में देखने के लिए मिलता है, मतलब दोनों साइड होगा। टाइम कोर्स का बात किया जाए तो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो होता है, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो होता है वो 30 मिनट से ज़्यादा होता है। ठीक है, 30 मिनट से ज़्यादा वो पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस हो रहा होगा। और अगर बात की जाए जॉइंट इन्वॉल्वमेंट का तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है पोली आर्थराइटिस। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 और मोर जॉइंट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे कि हम लोग को हैंड में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, रिस्ट में या फीट में देखने के लिए मिलता है। और अगर जॉइंट अफेक्टेड का बात किया जाए तो इसमें स्मॉल जॉइंट्स में और ये मेनली अफेक्ट करता है। और जो कि सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट में अगर हम लोग बात करें तो ये जो होता है ना, सीक्वेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो गया आपका, तो ये मेनली हम लोग का होता है यूनिलैटरल। ठीक है, उसका मतलब जो होता है ना एक ही बार में मतलब जो होता है प्रॉब्लम होगा, पेन होगा ना एट वन गो में होगा। ठीक है, ऐसा माइग्रेटरी भी नहीं होगा। ठीक है ना, माइग्रेटरी पेन नहीं होगा कि पहले यहाँ पे हो रहा था फिर यहाँ से हो गया फिर यहाँ पे चला गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिर एडिटिव होगा, जिसका मतलब क्या होता है कि पहले पेन यहाँ पे था फिर यहाँ पे गया फिर और बढ़ गया फिर इधर गया, तो ऐसा पेन नहीं होगा। ठीक ना। और फिर अगर एरोसिवनेस का बात किया जाए तो ये मेनली नॉन एरोसिव होता है। इसमें बोन जो होता है एरोसिव नहीं होगा। और एक होता है जेकाउट्स आर्थोपैथी, यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इसमें क्या होता है डिफॉर्मिंग नॉन एरोसिव आर्थ्रोपैथी हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। आर्थ्रोपैथी यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अगर इसको कैरेक्टराइज करना होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे होगा हम लोग का अल्नर डेविएशन देखने के लिए मिलता है। कहाँ से कहाँ तक, सेकेंड टू फिफ्थ फिंगर्स और विथ मेटाफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है ना, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सबलक्सेशन होता है। सबलक्सेशन का मतलब कि जो कनेक्टिंग जो बोन होता है ना, जो कनेक्टिंग बोन होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, आउट हो जाता है जॉइंट से, जॉइंट के बाहर आ जाता है। लेकिन इसको अगर हम लोग बात किया जाए ट्रीटमेंट का तो हम लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं, आराम से इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो फिजिकल मैनिपुलेशन से इसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। जो कि इसको हम लोग मेनली क्या कहते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं सूडो डिफॉर्मिटी। इसको हम लोग मेनली सूडो डिफॉर्मिटी कहते हैं, जो कि हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये बात हो गया हम लोग का मस्कुलोस्केलेटल में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हम लोग फोटो में देख सकते हैं
सेकंड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे आप दिख रहा है कि कैसा ऐसे हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मेनली हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये केस में, ठीक है। जैसे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे कैसा टेढ़ा दिख रहा है। ये जो इसको जो होता है इसको हम लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे बताएं कि सूडो होता है, ठीक है, इसको हम लोग ऑटोमेटिकली करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए पल्मोनरी का, तो इसमें हम लोग क्या देखने के लिए मिलेगा हम लोग को, इसमें हम लोग को मेनली देखने के लिए मिलता है प्लूराइटिस, ठीक है। प्लूराइटिस हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, या हो सके तो इसमें प्लूरल इफ्यूजन हो या प्लूरल इफ्यूजन ना भी हो, विथ और विदाउट प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। अब फिर दूसरा बात करते हैं हम लोग को यहाँ पे एक्यूट ल्यूपस न्यूमोनाइटिस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जो कि हम लोग का इसमें जो होता है ना ये रेयर होता है, ठीक है ना। ये जो होता है ये रेयर होता है, रेयर मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे जो इन ILD का मतलब होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। यहाँ पे कौन सा पैटर्न देखने के लिए मिलता है हम लोग को, यहाँ पे NSIP पैटर्न देखने के लिए मिलता है। अभी NSIP पैटर्न क्या होता है, तो ये होता है नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, जिसमें क्या होता है ना इन्फ्लामेशन हम लोग को देखने के लिए मिलता है। किसके किसके बीच में, तो बिटवीन एयर सैक्स, जो हम लोग का एयर सैक के बीच में जो गैप रहता है वहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। और यहाँ पे और एक बात होता है ना, यहाँ हम लोग को डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसका जो होता है ये होता है पुअर प्रोग्नोसिस होता है, कि आराम से पता नहीं चलता है इसमें, ठीक है। और फिर जैसे मान लिया जाए श्रिंकिंग लंग सिंड्रोम, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, अगर चेस्ट एक्सरे देखें यहाँ पे हम लोग, चेस्ट एक्सरे अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने के एलिवेटेड डायाफ्रागम देखने के मिले, ठीक है। डायाफ्रागम जो कि एलिवेटेड होगा और मोस्टली ये होता है यूनिलैटरली, ओके। अब बात किया जाए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा देखने के लिए मिलता है, नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा यहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। जो कि कैसे हम लोग देखेंगे इसको, हम लोग देख सकते हैं कैसे, इसको हम लोग HRCT के थ्रू देख सकते हैं। HRCT मतलब क्या, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी के थ्रू हम लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मल लंग पैरेन्काइमा हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है हम लोग का क्या है CVS क्लिनिकल फीचर। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मतलब मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन क्या होगा वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग को क्या क्या मोस्ट कॉमन फीचर क्या हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन कहाँ पे हुआ रहेगा, पेरिकार्डियम में, जो कि हो सके तो इफ्यूज़न हो भी या नहीं भी हो। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा, तो मायोकार्डाइटिस, जिसका मतलब क्या होता है, तो हार्ट का जैसे होता है ना, हार्ट का मसल में हम लोग को इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा। एक पिक्चर भी दिखा रहा है, पिक्चर दिखाते हैं, एक सेकंड पिक्चर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो होता है ना ये नॉर्मल पेरिकार्डियम है, ठीक है, पेरिकार्डियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग को दिख रहा है ये जो लाइनिंग है ना, लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम, ये हम लोग को अच्छा से दिख रहा है। और अगर यहाँ पे देखें बात किया जाए पेरिकार्डाइटिस का, तो यहाँ पे ये जो होता है ना, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ये सोलन हो जाता है, ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये इन्फ्लेमेशन हो दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्मल था, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और अगर बात किया जाए कि यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हुआ रहता है,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो उन लोग को जो होता है, इन लोग को इंक्रीज रिस्क होता है, ठीक है, रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये बात हो गया हम लोग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे जीआईटी के बारे में। जीआईटी में क्या क्या मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होता है। तो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन जीआईटी में क्या होता है, इसमें हम लोग को डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और लोअर हो जाएगा हम लोग का इसोफेजियल स्फिंक्टर टोन, ठीक है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलेगा, तो हम लोग पेरिटोनाइटिस हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन हो जाए, या तो यहाँ पे इंटेस्टिनल इश्केमिया हो जाए, ठीक है, ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब हम लोग को जीआईटी मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन देखने के लिए मिलता है। ऑप्थेल्मोलॉजिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे इसका मतलब क्या होता है ना, कि आई में क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस सिली का केस में, क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने के लिए क्या मिलता है, केराटो कंजक्टिवाइटिस सिक्का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मेनली इसका यही मतलब होता है कि हम लोग का आई में हम लोग रेडनेस देखेंगे, ठीक है, और सबसे बड़ा बात है ना, इसमें ड्राइनेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोग ड्राई आई सिंड्रोम भी कहते हैं, ड्राई आई सिंड्रोम भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। हम लोग सेकंड क्या देख सकते हैं ना, इसमें हम लोग देख सकते हैं एपी स्क्लेराइटिस, और हम लोग स्क्लेराइटिस हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब दोनों के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, वो हम लोग अभी फोटो में देखेंगे, ओके, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो पूरा वाइट पार्ट जो होता है ना, ये पूरा क्या हो गया है, ये पूरा रेड हो गया है, ठीक है। और फिर अगर बात की जाए एपिस्क्लेराइटिस का, तो यहाँ पे ये जो होता है ना, आईलिड आईलिड ये जो होता है आईलिड, और जो किसके बीच में वाइट पार्ट ऑफ द आई में हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है, ऑफ द आई में हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हिमेटोलॉजिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो यहाँ पे हम लोग को एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। कौन सा एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉन क्रोमिक, यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और फिर दूसरा बात क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग को आईटीपी देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखने के लिए मिलता है, साइटोपेनिया, जिसका मतलब क्या होता है, हम लोग का शरीर में जो होता है ना, नॉर्मल नंबर ऑफ ब्लड सेल्स नहीं होता है, नॉट प्रेजेंट। और फिर यहाँ पे और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे लार्ज बी सेल लिम्फोमा, जो होता है ना, ये डिफ्यूज फॉर्म में होता है, ये इसमें जो होता है ना, हरम वरिष्ठ जो होता है इसमें इंक्रीज हो जाता है, होने का क्या होने का, लार्ज बी सेल डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होने का इसमें जो होता है रिस्क इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट में लोग देखेंगे न्यूरो साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशन, तो जिसमें मेनली दो पार्ट होता है, एक होता है जिसको हम लोग न्यूरोलॉजिकल कहते हैं, दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग साइकियाट्रिक कहते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल कौन कौन सा पार्ट होता है, तो यहाँ पे हम लोग को सीजियोर्स देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, या हो सके तो स्ट्राइल मेनिनजाइटिस हम लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है, या और एक हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ठीक है ना। ये हम लोग का ये मोस्ट कॉमन होता है, क्या होता है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ये हम लोग का मोस्ट कॉमन फीचर देखने के लिए हम लोग को मिलता है, जिसका मतलब क्या होता है ना, मतलब किसी को सोचने में दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, वो सोच वो सही से नहीं पा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव डिसफंक्शन। एक होता है दूसरा होता है साइकाइट्रिक, जिसमें हम लोग क्या होता है ना, इसमें हम लोग को डिप्रेशन एक फीचर हम लोग को कॉमनली देखने के लिए मिलता है, कॉमनली क्या देखने को मिलेगा, तो डिप्रेशन। और एक दूसरा होता है कोई भी साइकोटिक प्रॉब्लम वो पेशेंट को जिसको सिली हो उसको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। धन्यवाद। तो आज हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ एसएलई, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो एसएलई हम लोग डायग्नोस करेंगे जब हम लोग को कोई एंटीबॉडी मिलेगा,
कोई एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडी जिसका नाम हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ANA एंटीबॉडी, ठीक है। तो अगर ये हम लोग को मिलता है तो उसमें भी चांसेस रहता है, जो हम लोग अभी नीचे डिस्कस करेंगे। और फिर क्लासिफिकेशन अगर करना है, इसको ऐसे क्लासिफिकेशन करना है तो इसका एक क्राइटेरिया होता है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हम लोग के पास क्राइटेरिया होता है। तो कौन सा होता है, तो क्राइटेरिया होता है ACR और यूलर 2019। पहले था एक SLICC 2012, जो कि ये पुराना हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मोस्ट कॉमन हम लोग का एंटीबॉडी होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो हम लोग सेंसिटिव क्राइटेरिया होता है, जो मोस्ट सेंसिटिव होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी इन SLE। तो अभी जैसे बात किए थे कि कौन सा एंटीबॉडी हम लोग को मिलेगा, जिसका हम लोग कहते हैं, अगर मोस्ट सेंसिटिव एंटीबॉडी का बात किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं ANA एंटीबॉडी, ओके। अगर मेथड का बात किया जाए तो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं IIF का, जिसका मतलब होता है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस। इम्यूनोफ्लोरोसेंस का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर टाइटर का बात किया जाए तो टाइटर कौन सा यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग को अगर 1/80 हम लोग को ऐसा केस मिल रहा है, पॉजिटिव अगर होगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए SLE के लिए, पॉजिटिव फॉर SLE, ठीक। और जब इक्वल्स टू और मोर देन 1/40 होता है तो इसमें चांसेस होता है कि 5% इज़ पॉजिटिव, ठीक है। 5% चांसेस होता है कि SLE वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, इन जनरल पॉपुलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो होता है ना, मोस्ट स्पेसिफिक जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। अब फिर यहाँ पे अभी नीचे आएंगे, जैसे हम लोग बात करेंगे सेकंड मोस्ट कॉमन और सेकंड मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा होता है। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी, ठीक है। पहला ये होता है। और अगर बात किया जाए कौन सा मेथड से यूज़ होता है, तो मेथड यूज फॉर असेसिंग एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं क्राइटेरिया IF, ओके। और फिर टाइटर का बात किया जाए तो टाइटर हम लोग का मेनली बताता है कि एक्टिविटी और या फिर सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़, सीवियरिटी बताता है SLE का, ठीक है, सीवियरिटी ऑफ SLE। और बात किया जाए ये जो होता है, अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग का इंक्रीज्ड रिस्क होता है। किस चीज़ का इंक्रीज रिस्क होगा, ऑफ ल्यूपस नेफ्राइटिस, ओके। और फिर अब हम लोग बात करेंगे कि एंटीबॉडी जो एसोसिएटेड होगा ड्रग इंड्यूस्ड SLE के लिए, ठीक है। तो वो कौन सा होता है हम लोग, वो होता है हम लोग का एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ड्रग्स जो कि कॉज कर सकता है SLE। तो इसमें हम लोग का कोई कोई ड्रग होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइसोनियाजिड, ठीक है, या हाइड्रालाजिन, या प्रोकिनामाइड, या जैसे हम लोग मिथाइल डोपा। ये सब जो होता है ना, ये सब ऐसा ड्रग होता है जो कि SLE कॉज कर सकता है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो होता है कोई भी एंटीबॉडी होता है वो कौन कौन सा जो होता है ना, कौन कौन सा रिस्क कॉज कर सकता है या इंक्रीज रिस्क उसका हो सकता है। जैसे कि पहला हम लोग का है एंटी रो SSA एंटीबॉडी। तो ये कब कब देखा जाता है, जब किसी को श्रोजरेंस सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एंटी रो SSA एंटीबॉडी मिलता है। या सेकंड केस होता है सब एक्यूट क्यूटेनियस ल्यूपस एरिथमेटोसस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने को मिलता है, एंटी रो या SSA एंटीबॉडी यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है। या थर्ड में होता है जिसको हम कहते हैं न्योनेटल ल्यूपस। मतलब जब भी जो होता है ना, ऐसा पेशेंट होगा जिसका जो होता है ना हार्ट ब्लॉक हुआ रहेगा, बच्चे में जिसका हार्ट ब्लॉक हुआ रहता है, जो नया जन्मा बच्चा रहता है उसमें हार्ट ब्लॉक जिसमें होता है, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें देखने को मिलता है एंटी रो या SSA एंटीबॉडी, उसमें हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब सेकंड एंटीबॉडी जिसको हम लोग कहते हैं एंटी ला और SSB एंटीबॉडी, उसमें हम लोग कौन सा केस में दे सकते हैं, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये एक डिजीज़ है, एक सिंड्रोम है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं सोजरेंस सिंड्रोम। तो सोजरेंस सिंड्रोम में भी हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, उसमें ये भी देखने को मिलता है एंटी ला और SSB एंटीबॉडी हम लोग को देखने के लिए मिलता है।
और फिर अब थर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी राइबोसोमल पी एंटीबॉडी, जिसे हम लोग को कब देखने के लिए मिलेगा, जब कोई पर्सन जो होता है ना डिप्रेशन का शिकार हो, या और भी केस जैसे कि जिसको साइकोसिस हुआ हो, ताकि उसमें जांच किया जाए तो हम लोग को क्या मिलेगा, एंटी राइबोसोमल पी एंटीबॉडी मिलेगा। और फिर नेक्स्ट है हम लोग का एंटी न्यूरोनल एंटीबॉडी, ये हम लोग को कब देखने के लिए मिलता है, जब जो होता है ना सीएनएस ल्यूपस हो। और लास्ट हम लोग का है एंटी यू1 आरएनपी एंटीबॉडी, ये कब देखने के लिए मिलता है, जब हो ओवरलैप सिंड्रोम किसी को हो, ठीक है। या उसमें क्या देखने को मिले, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, टिश्यू डिसऑर्डर। तो ये सब अलग डिजीज़ है, ये सब हम लोग ए वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे कि कब कब का कौन कौन सा एंटीबॉडी मिलता है और किससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या कब देखने के लिए मिलता है ये सब हम लोग को एंटीबॉडी। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, जो कि पहले ही हम बताए थे कि क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया कौन कौन सा होता है। तो जैसे कि होता है हम लोग के पास ACR यूलार 2019, तो ये क्या करता है, ये एक एंट्री क्राइटेरिया है जिसमें हम लोग को पता चलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्लिनिकल डोमेन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, कि कौन कौन सा और सिम्टम्स हम लोग देखने के लिए मिलता है, जैसे कि एसएलई जिसको हुआ हो और क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिलता है, वो एक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ देरी बाद में, ठीक है। ये कुछ देरी बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है एंट्री क्राइटेरिया, जैसे कि ACR यूलार 2019 का जो है क्राइटेरिया, वो हम लोग को देखेंगे। तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, सबसे पहले क्या होता है ना, ANA शुड बी पॉजिटिव, तो ANA एंटीबॉडी होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा होता है जो मेथड जो हम लोग यूज़ करेंगे, मेथड यूज्ड, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सा होता है वो होता है IIF, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट इम्यूनो फ्लुओरेसेंस, ठीक है। ये क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग IIF बोलते हैं। एक सेकेंड क्राइटेरिया होता है। और फिर जैसे हम लोग बात की कि टाइटर शुड भी कितना होना चाहिए, डिस्कस कर चुके, जो कि मोर देन 1 बाई और इक्वल टू 1/80 होना चाहिए, ठीक है। और फिर बात किया जाए एडिटिव क्राइटेरिया का, कौन कौन सा क्राइटेरिया हम लोग और ऐड कर सकते हैं। तो उसमें पहला क्राइटेरिया होता है क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी डोमेन क्राइटेरिया, ये सब एक एडिटिव क्राइटेरिया है। और फिर एक ऐसा होता है ना कि ये सब क्राइटेरिया को अगर हम लोग एक साथ जोड़ देंगे, तो इसमें होता है हम लोग को मोर देन इक्वल्स टू 10 पॉइंट्स होना चाहिए। कौन कौन सा 10 पॉइंट्स अभी हम लोग जोड़ेंगे उसको, ठीक है। टू क्लासीफाई द केस ऑफ SLE, तो ऐसा क्या क्या 10 पॉइंट्स होना चाहिए या मोर देन 10 पॉइंट्स, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 10 पॉइंट्स क्या क्या है, जो कि यहाँ पे बताए थे। तो ऐसा पेशेंट जिसको फीवर हो उसको हम लोग 2 पॉइंट्स देंगे, नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया हो उसको भी 2 पॉइंट्स देंगे, ओरल अल्सर हो उसको भी 2 पॉइंट्स देंगे। और जैसे कि हम लोग को क्या देखने के लिए मिले, सब एक्यूट क्यूटेनियस और डिस्कोइड लिपस देखने के लिए मिले, उसमें 4 पॉइंट्स देंगे। और एक्यूट क्यूटेनियस लिपस देखने के लिए मिले, उसको लोग 6 पॉइंट्स देंगे। ऐसे ही तरह तरह के क्राइटेरिया, जैसे आर्थराइटिस डोमेन हो गया, ठीक है, न्यूरोलॉजिक डोमेन हो गया, जिसको कोई पेशेंट डिलीरियम हो रहा है 2 पॉइंट दे दो, साइकोसिस हो रहा 3 पॉइंट दे दो, सेज्योर हो रहा 5 पॉइंट दे दो। तो ये सब टुगेदर जो होता है ना, अगर मोर देन इक्वल्स टू 10 हो, तो ऐसा क्राइटेरिया को हम लोग, मतलब ऐसा अगर हो तो उसको हम लोग SLE का केस में हम लोग डाल सकते हैं या डाल देते हैं, ठीक है। और भी बहुत तरह का क्राइटेरिया, जैसे हेमेटोलॉजिक डोमेन में ल्यूकोपेनिया हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, ऑटो इम्यून हिमोलाइसिस हो, तो ये सब पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वो 10 से ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। अब बारी आता है मैनेजमेंट ऑफ SLE, देख चुके हैं SLE क्या होता है, कैसे होता है, डायग्नोसिस उसका क्या क्या है। अब उस हम लोग को देखना है कि एसेस कैसे मैनेज करेंगे SLE को। सबसे पहले क्या होता है, एसेसिंग डिजीज एक्टिविटी, की डिजीज हम लोग देखेंगे कैसा, मतलब कैसा उसका आगे क्या एक्टिविटी हो रहा है उसका। और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट, क्या क्या गोल हम लोग इसमें, मतलब क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, और अप्रोच कैसा होना चाहिए, वो हम लोग इसमें मैनेजमेंट ऑफ SLE में देखेंगे। तो सबसे पहले होता है जो हम लोग ये बताएं कि एसेसिंग डिजीज एक्टिविटी, इसमें हम लोग क्या क्या एसेस करना है, सो पहले देखना है। तो जो होता है ना, हम लोग को स्लेडाई स्कोर देखना है, ठीक है, कि वो कितना स्कोर हो रहा है। जैसे हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि कितना स्कोर हो रहा है, और फिर स्कोर जो होता है वो कितना का रेंज में हो रहा है वो भी देखना है, कि 1 से 8 के बीच में है कि मोर देन 10 है, तो ये सब मोर देन 10 है, ये सब हम लोग को देखना है, ठीक है। अब फिर बेस्ड ऑन द स्लीडा स्कोर अब हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा होता है। अगर माइल्ड रहा, माइल्ड मतलब लेस देन 6 रहा, और मॉडरेट कब कहेंगे,
जब स्कोर जो होता है 6 to 12 हो। और फिर सीवियर कब होता है? जब मोर देन 12 का बारी हो, ठीक है। तो ये स्लेडाई स्कोर जो हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी मैनिफेस्टेशन कितना हुआ है, उस हिसाब से हम लोग एसएलई को कैटेगराइज करेंगे। तो अगर लेस देन 9% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया अगर हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग माइल्ड में रखते हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग माइल्ड आर्थराइटिस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये जो है ये माइल्ड इन्फेस्टेशन है। और बात की जाए मॉडरेट का, तो जब हम लोग का स्किन जो होता है ना वो मोर देन 9 to 18% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया अगर हुआ है, स्किन को इन्फेक्ट किया है, ठीक है, तो उस समय इसको हम लोग मॉडरेट मानते हैं। और फिर जब हम लोग का जब थ्रेटन होने लगे, जब ऑर्गन जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है, तो उस समय हम लोग मानते हैं कि जैसे मान मान लो हम लोग का सेरेब्रम में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो वैसा केस में, या नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, तो वैसा केस में हम लोग क्या देख सकते हैं, वो सब बहुत सीवियर केस होता है। जब हम लोग का ये स्किन मैनिफेस्टेशन जब पूरा एकदम ऑर्गन में चला जाए, या स्किन में रहे जो कि मोर देन 9 to 18% है, उसको मॉडरेट कहा जाता है। माइल्ड का केस में ये कितना होता है, ये लेस देन 9% होता है। और बात किया जाए अगर प्लेटलेट काउंट का, ठीक है, तो प्लेटलेट काउंट हम लोग का जो होता है 20,000 से 50,000 के बीच में आता है, ठीक है, 20,000 से 50,000 के बीच में आता है। जो कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, नॉर्मल 1,50,000, ठीक है, से 4 लाख तक का रेंज में आना चाहिए। वो अब कितना हो जा रहा है, अब हम लोग का आ रहा है 20,000 से 50,000, क्योंकि हम लोग का इम्यून सेल जो होता है ना वो अटैक करता है प्लेटलेट्स को। और अगर बात किया जाए अगर सीवियर केस में, और यहाँ पे प्लेटलेट काउंट अगर देखा जाए, तो यहाँ का प्लेटलेट काउंट जो होता है वो बहुत कम, लगभग 20,000 का नीचे से चला जाता है। मतलब इस समय हम लोग का जो प्लेटलेट होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ठीक। तो अब हम लोग ट्रीटमेंट का देखते हैं। तो अगर ये माइल्ड अगर स्लेडाई स्कोर है, ठीक है, स्लेडाई स्कोर मतलब क्या, कि एसएलई का जो होता है ना, डिजीज़ एक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है, डिजीज़ एक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है, इसको हम लोग स्लेडाई स्कोर कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अगर ये माइल्ड का केस है, तो इसमें क्या हम लोग फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है, जो कि अगर डोज़ का बातचीत किया जाए तो डोज़ कितना देते हैं, तो 5 mg/kg, प्लस कोई भी तरह का हम लोग स्टीरॉयड दे सकते हैं, ठीक है, जो कि लेस देन 5 mg होगा, ठीक है, जिसका मैक्सिमम जो होता है 400 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मोर देन 5,400 पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड लाइन ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट हम लोग क्या दे सकते हैं, तो मिथोट्रिक्सेट या एजाथायोप्रिन या माइकोफेनोलेट मोफेटिन, ठीक है, ये सब हम लोग दे सकते हैं। या एएनआई दे सकते हैं, ठीक है, फ्लिकनेड एसिटेट टैबलेट्स हम लोग दे सकते हैं इसमें, ठीक। और फिर अगर देखा जाए तो मिथोट्रिक्सेट जो है, वी कैन प्रीफर मिजोट्रिक्सेट, मिथोट्रिक्सेट। तो मिथोट्रिक्सेट क्या होता है, तो ये क्या होता है ना, ये इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट का काम करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, ठीक है, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं सप्रेस, ठीक। अब सेकंड है जब मॉडरेट होगा, मतलब स्लेडाई स्कोर कितना होगा 6 to 12, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम लोग क्या देंगे, तो हम लोग को वही हाइड्रोक्लोरोक्विन देना है, ठीक है, फिर कोई एक स्टीरॉइड्स, ठीक है, प्लस मिथोट्रिक्सेट या एजाथायोप्रिन या माइकोफेनोलेट मोफेटिल, ऐसा कोई भी जो होता है इम्यूनो सप्रेसेंट हम लोग दे देंगे। और अगर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट क्या किया जाए, तो जैसे अगर अगर कोई रिमिशन, अगर नो रिमिशन, तो साथ में हम लोग एमएमएफ या बीईएल या एएनआई हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, फ्लिकनेड एसीटेट या जैसे बोले थे माइकोफेनोलेट, ये सब हम लोग दे सकते हैं सेकंड लाइन ट्रीटमेंट में। और अगर स्लेडाई स्कोर जब मोर देन 12 होगा, उसको हम लोग सीवियर कहते हैं, तो इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, तो वही हाइड्रोक्लोरोक्विन प्लस स्टीरॉइड्स देना होगा, जो कि अराउंड इसमें हाई डोज देना होता है, वो समय तो लो डोज चल जाएगा, लेकिन इसमें हाई डोज देना होगा। कितना, तो 500 से 1000 mg पर डे 3 दिन के लिए फॉर 3 days। और कोई भी एक इम्यूनो सप्रेसेंट देना होगा, एमएमएफ या एएनआई कुछ भी, ठीक है। और बात किया जाए सेकंड लाइन ट्रीटमेंट का, तो हम लोग इसमें पोटेंट इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर बात किया जाए हम लोग दे सकते हैं इसमें साइक्लोफॉस्फामाइड, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, इसमें हम लोग रेडियो इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, रेडियो
इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, ये कौन कौन सा केस में क्या क्या देंगे। ठीक, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट क्या देना है। तो बस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय।